तो इस संवादहीनता की प्रॉब्लम बीजेपी की अपनी है, जी। क्योंकि संघ ने कभी भी बीजेपी चलाने का ठेका लिया नहीं। हुँ, आप मोदी जी के कंधे पे सवार हैं, मोदी जी के कंधे पे सवार होके आप इतने साल से सत्ता सुख भोग रहे हैं। सिनेमा आर्टिस्ट को यूपी में एक जगह टिकट दी गई, उसका कोई बेस नहीं वहां पर, उसका कोई जी, वहां पर काम नहीं वहां पर। ऐसी शिवसेना बन गई जो शिवसेना का भी हिंदुओं के प्रोटेक्शन करने के लिए मशहूर थी, सड़क पे उतरने के लिए मशहूर थी, और अजान के लिए कंपटीशन लगाती है। और हुँ, हमारा वोटर बोलता है कि गवर्नमेंट तो आती रहेगी, जाती रहे, को हम नृप भय हमें क्या हानि, और तो हम तो चुप वोट देने नहीं जाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ दीपा सिंह और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं रतन शारदा जी। रतन जी, सबसे पहले मीमांसा में आपका स्वागत है। नमस्कार और दीपा जी, धन्यवाद मीमांसा में बुलाने के लिए। और चारों तरफ अभी तो चुनाव के परिणामों की चर्चा हो रही है और एक चर्चा बड़ी ज़ोरों-शोरों से चल रही है कि जो भाजपा जो है 400 पार का लक्ष्य लेकर चली थी, वो 240 तक नहीं पहुँच पाई। तो ये सब लोग ये अंदाजे लगा रहे हैं कि भाई क्या कारण रहा होगा और एक बहुत बड़ा कारण जो बार-बार हर कोई बोल रहा है वो ये है कि ये भाजपा और आरएसएस के बीच में क्या गड़बड़ हो गया, क्योंकि आरएसएस की ज़मीनी स्तर पे जो है अनुपस्थिति जो है, आरएसएस की ज़मीनी स्तर पे अनुपस्थिति है, वो एक बहुत बड़ा कारण बता रहे हैं, वोट प्रतिशत में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो चल क्या रहा है? आम जनता जानना चाहती है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है? दीपा जी, पहली बात तो है कि 400 पार एनडीए का लक्ष्य था, बीजेपी का नहीं था। तो जी, अगर बिल्कुल। एनडीए का 400 पार था तो बीजेपी, एनडीए का जो लक्ष्य है 292 पे आके रुका। हुँ, 292 शायद फाइनल फिगर, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। जी, तो 370 था बी भाजपा हाँ का। जी, ठीक है। तो जब मुझे पहले भी पूछा जाता था तो मैं तो बीजेपी का हूँ नहीं, तो हुँ, मैं तो उस नारेबाजी में जाता नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि एक टारगेट दिया गया, एक चैलेंज दिया गया ऑपोजिशन के, हम 400 तक जा सकते हैं। और उस चैलेंज का एक जो हुआ था कि ऑपोजिशन है, वो अपने नंबर बताने के बजाय, अपना एक एजेंडा रखने के बजाय बीजेपी 400 बता रही है गलत है, इसके अंदर बहुत समय उलझी रही। और वहां तक जो सफलता रही ठीक रही। जो नेगेटिव ये रहा कि 400 पार कहा ही है तो मोदी जी का इतना प्रभाव है, इतनी गुडविल है, आ ही जाएगा। इसके कारण एक शिथिलता और एक लैक ऑफ, जिसको कहें कि अर्ज टू वर्क, वो जो एक कमी रही, उसके कारण कार्यकर्ता जमीन पे नहीं उतरा। संघ और बीजेपी की तो बाद में बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता कितने उतरे पहले प्रश्न है। जी, क्योंकि बीजेपी का अपना बहुत बड़ा केडर है, यहाँ तक कि नलिनी मेहता अपने किताब में लिखा कि संघ से बड़ा बीजेपी है। मैं आज नहीं, 2 साल पहले किताब निकली है, और 11 करोड़ इनके मेंबर हैं। और तब मैंने एक टिप्पणी की थी कि रोज 1 करोड़ लोगों को रोज 1 घंटा समय देना समाज के लिए, मतलब 70 लाख से 1 करोड़ तक के लोग रोज या हफ्ते में एक बार इकट्ठा आते हैं और भारत माता के लिए काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है, ऐसा रोज कहने वाला कार्यकर्ता, और मिस कॉल से बनने वाला कार्यकर्ता, जो राजनीति का जब समय आएगा उस समय कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों में फर्क है। तो इसके जी, कारण दोनों का एक 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 कंपैरिजन भी गलत है। हुँ, लेकिन वो कहा उन्होंने, तो इसका मतलब है कि बीजेपी की अपनी बहुत बड़ी ताकत है, और उसके संगठन हर स्तर पे हैं, हर वार्ड लेवल पे हैं। लेकिन अगर वो इस प्रकार की इस 400 पार की बात को समझ नहीं पाया, समझा नहीं पाए, तो इसका उत्तर बीजेपी को खोजना होगा। संघ उसके बाद पिक्चर में आएगा। और अगर एक संवादहीनता इतनी ज्यादा है कि सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जमीन पे क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये भी अंदाजा नहीं आया, या ऊपर से जो संदेश आया नीचे नहीं पहुंचा पाया, नीचे जो जनता और आम जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा ऊपर तक नहीं पहुंचा पाया। तो इस संवादहीनता की प्रॉब्लम बीजेपी की अपनी है, जी, क्योंकि संघ ने कभी भी बीजेपी चलाने का ठेका लिया नहीं। आज नहीं, हुँ, सालों से नहीं लिया। बीजेपी की जीत, पराजय, जय, सब उसकी अपनी। जहां आवश्यकता है जो कमी पूरी करना, संघ का कार्यकर्ता अपने विचारों की पार्टी मानकर करता है। 1950 में जब बीजेपी, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, तब भी बहुत आग्रह करने पर कुछ 100-200 लोग श्री गुरु जी ने दे दिया हुँ, भारतीय जनसंघ को, और कहा तुम काम करो। उसके बाद तो कभी सलाह भी जब तक मांगे देते नहीं थे। आगे आने वाले समय में और भी लोग गए होंगे, कार्यकर्ता भी गए होंगे, और वो जो ग्रोथ हुई है, सारा कुछ इतिहास उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक राजनीति और अन्य क्षेत्र अलग है। और ऐसा पहले से विचार अच्छी तरह कार्यकर्ताओं के मन में डाला कि सारे समाज जीवन के अंदर राजनीति एक थोड़ा सा भाग है, राजनीति समाज जीवन नहीं है। इस प्रकार हुँ, से संघ ने काम किया। तो पहले तो जब मैंने कहा कि संवादहीनता का उत्तर
लैक ऑफ कम्युनिकेशन का उत्तर बीजेपी को अपने संगठन से द्वारा टाइट करके पूछना पड़ेगा। और कार्यकर्ता एक पहले का एक निस्वार्थी कार्यकर्ता जो अपने घर से पैसे निकाल, अपने घर से खर्चा करके और निस्वार्थ भाव से काम करता था, अपना नाम उसको कहीं होता नहीं था लेकिन काम करता था। दूसरा सेल्फी वाला जो सोशल मीडिया से बना कार्यकर्ता है, जो एक जी, जगह जाता है फोटो खींच के 10 जगह बताता है, शेखी बघाड़ता है, जो नेताओं के सेल्फी लेने बिजी और उसको पोस्ट करता रहता है, काम कम और उसकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा। ये एक कमी सारे समाज में, उसको कमी निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता में भी आई है, नई पीढ़ी के। ऐसा मैं मानता हूँ। नया कार्यकर्ता मुझसे नाराज हो सकता है, तो बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज हो, मुझे क्रिटिसाइज करे, मुझसे मिले, पूछे कब है, तो मैं उत्तर बता सकता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। और एक कि आप देखते हैं ये एक सर्वसाधारण कमजोरी है, जो भी समाज में काम करते हैं, संघ के लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि काम करते उसकी फोटो ज्यादा मत डालो, ज्यादा उसका प्रचार मत करो, उसमें सम्मोहित हो जाओगे। वो रोग बीजेपी में नहीं है कि मार्केटिंग है, पॉलिटिकल पार्टी को मार्केटिंग करनी पड़ती है, लेकिन सेल्फ मार्केटिंग जो है उसके अंदर ये लगता है बहुत काम हो रहा है। वैसा काम नहीं हुआ भी दिख रहा है अपने को। जहां तक संघ और बीजेपी का सवाल है, संघ ने जितना इस बार काम किया ऐसा काम किसी इलेक्शन में नहीं किया, ऐसा मैं मानता हूँ। 2014 में 100% मतदान, एक 2073 से 77 का जो समय था जिसमें संघ ने डायरेक्टली राजनीति में काम किया, करप्शन हटाने के लिए, समाज सुधार के लिए, इमरजेंसी हटाने के लिए, ये सारा, और जनता पार्टी बनने में सहयोग देने के लिए जो जो करना था संघ ने किया। लेकिन 77 का रिजल्ट आने के बाद फिर अपने काम में लग गया। 2014 में 100% मतदान, ये आग्रह रखे, सरसंघ चालक जी ने विषय रखा, सभी जगह स्वयंसेवकों ने प्रयत्न किया, और आप देखेंगे क्वांटम जंप वोटिंग के अंदर आई। और जी, वैसी क्वांटम जंप आई है आज तक लगातार, जो वोटिंग पहले होती थी 2014 के बाद लगातार ऊपर जा रही है। उसके अंदर जहां तक नरेंद्र मोदी जी का अपना एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है, उनका एक मैग्नेटिज्म है, दूसरी ओर जमीन के ऊपर लोगों को प्रबोधन करना, ये चला। और इस बार मोहल्लों की मीटिंग लेना, बिल्डिंगों में मीटिंग लेना छोटी छोटी, और प्रबोधन करना कि आपका मतदान लेना क्यों जरूरी है, आप काम क्यों करना चाहिए आपने। ये एक जो इस प्रकार का एक समझाने का काम संघ को कहा गया था, जो मुझे जानकारी मिली, दिल्ली के अंदर 1,20,000 के ऊपर ऐसी मोहल्लों की और बिल्डिंग्स की मीटिंग हुई है। बम्बई के अंदर आधी अधूरी मेरे जानकारी थी, उसके अनुसार भी मैं कह सकता हूँ कम से कम 50 से 60 हजार की जानकारी तो मेरे पास है, जो जो मोहल्ले के लेवल पर, टावर बिल्डिंग के लेवल पर, ऑफिस के अंदर ऐसी मीटिंग है जिसके अंदर समझाया गया कि मतदान देना क्या आवश्यक है, आपका कर्तव्य है, और राष्ट्र को जो प्रोत्साहित करे ऐसी शक्तियों का मतदान करें, किसी जी, पार्टी का नाम न लिए बिना। लेकिन जब विचार आप राष्ट्र की करते हैं तो नेचुरली आपको पता है कि जो समाज तोड़ने की बात करते हैं, समाज जोड़ने की बात करते हैं, लोग समझ पाते हैं। जिसके जी, अंदर आप भारत तोड़ो शक्तियों को टिकटे देते हैं, जिसके अंदर आप जाति के ऊपर लोगों को तोड़ना चाहते हैं, एक विद्वेष की राजनीति वर्सेस एक सार्थक राजनीति, ये विषय रखा गया। तो अगर आप दो महानगरों की परिस्थिति जानते हैं, आप सोचिए कि सारे भारत में कितनी लाख मीटिंग हुई होगी। तो इसके लिए इस प्रकार आरोप लगाना गलत है। जहां तक बूथ लेवल मैनेजमेंट है या लोकल वोटों के कार्ड बांटना, ये सब पुराने जमाने में संघ के लोग करते थे, क्योंकि बीजेपी का कैडर नहीं था। आज बीजेपी जी, का कैडर है, अच्छी संख्या में कैडर है, काम करते हैं, इलेक्शन में तो बाहर आते ही हैं। अगर वो नहीं बांट पाए, अगर मेरे पास भी कोई चीज साहित्य नहीं पहुंचा, खुद उनके कार्यकर्ता के पास बूथ लेवल के, जिसको कह सकते हैं कि वो जो वोटर लिस्ट नहीं पहुंची, तो पन्ना प्रमुख कहाँ से बनेगा। हमारे वार्ड में तो ये हालत थी। तो इसके लिए मैं स्पष्ट उसका मैं देख चुका हूँ। तो इसके लिए वो काम तो बीजेपी का था। और जो नड्डा जी ने कहा, सही कहा था कि हमारी अपनी अभी केडर इतनी बड़ी बन गई है कि हम उस संघ को, हम ऐसे चुनावी राजनीति दूसरे में लाने की हमें आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अच्छे भाव से कहा था, जिसको ट्विस्ट किया गया। लेकिन अगर कार्यकर्ता के पास पहुंचते ही नहीं कि बोलने के लिए, भैया ये जरा मोहल्ले मेरी मदद कर दो, मेरे साथ जरा काम कर दो, तो कार्यकर्ता काम कैसे करेगा। यदि मैं मैसेज डालता हूँ बम्बई के लेवल पर, मुझे सब जानते हैं, या अपने लोकसभा लेवल पर, अपने असेंबली लेवल पर, और उसका उत्तर भी मुझे नहीं मिलता, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि मैं कहाँ जाके किसके साथ काम करूंगा। अगर मुझे पता चलता है, केवल मैसेज आता है कि आपका कैंडिडेट आपके आपके गार्डन में आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आप आ जाइए, तो हम जा सकते हैं, उससे तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे ही मैसेज मिला 10 लोगों को बता सकते हैं, वो हमने किया। लेकिन जो काम संघ के स्वयंसेवकों ने करना था वो किया। जो बीजेपी के कार्यकर्ता करना चाहिए, कितना नहीं कर पाए, उसका तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। और इसका विचार होना चाहिए कि भाई जो अपेक्षा है कार्यकर्ता से, उस तरह से कार्यकर्ता ने काम नहीं किया कि केवल सोशल मीडिया में शोर मचाया। नहीं तो एक चीज जो आपने जो बोला और नड्डा जी ने जो बोला, उसी उसी से एक प्रश्न निकल के आता है। जैसे आपने बोला कि
जो एक संगठन में ट्रेनिंग लेके कार्यकर्ता आगे आते हैं, वैसे क्वालिटी वाले कार्यकर्ता नहीं है पहले। और संघ की अगर बात करें, संघ वैचारिक संगठन है। क्वालिटी नहीं, मैं कमिटमेंट का बोलूंगा, क्वालिटी तो नहीं बोलूंगा, कमिटमेंट बोलूंगा। और दूसरी बात यह है कि आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी है जो लगातार कई सालों से काम करे, जिसके सबसे चैरिस्मेटिक नेता है, जिसके पास करिश्माई नेता होने के अलावा सेकंड रंग थर्ड रंग के नेता सामने दिख रहे हैं, तो वो लोग प्रभावित होंगे, लोग आना चाहेंगे। लेकिन वो जो आना चाहता है वो केवल सेल्फी के लिए आता है, केवल सेल्फ प्रमोशन के लिए आता है, कि जब काम करता है केवल मीटिंगों में आके बातें करता है, कि जनता में जाता है। इसकी भी कहीं ना कहीं पूछताछ बीजेपी को करनी चाहिए। तो रतन जी, डिफरेंस यहाँ पे यही तो नहीं लगता कि जैसे संगठन के लिए कहा जाता है कि संघ वैचारिक संगठन है और भाजपा राजनीतिक संगठन है, तो वैचारिक संगठन के कार्यकर्ता जब उतरते हैं ग्राउंड पे तो उनकी जनता में रीच ज्यादा होती है और वो और रिलायबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है कि लोग मान के चलते हैं कि भाई ये तो संघ के लोग हैं, इनका काम तो हमारी कुशलता है, इनका अपना कोई बेनिफिट नहीं, समाज के और देश के विकास के लिए कर रहे हैं। पर वही पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जब उतरता है तो वो उतना इजीली कन्विंस नहीं कर पाता, और ना ही जैसा आप बोल रहे हो कि समर्पण की भाव भी नहीं है। तो ये डिफरेंस जो है कहीं वो भी एक डैमेज का कारण बना है। देखिए, बीजेपी को जो वोट मिलने हैं लगभग वही वोट मिले। जहां पर वोट कम है उसके कई कारण है, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता का समाज से टच, जो राजनीतिक काम करता है, मानता हूं कि जो भी राजनीतिक पार्टी जिस एरिया में भी सफल होती है, वहां का एक कार्यकर्ता वो लोगों के घरों तक की समस्या सॉल्व करने में 2 मिनट नहीं लगाता, उसके लिए जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाता है और जहां जाना जाता है और काम करता है, तो वहां पर उसकी पहुंच होती है। और वो भी निस्वार्थ भाव से काम करता है। मैं नहीं मानता हूँ कि जो वार्ड लेवल पे काम करता है, जो पंचायत लेवल पे काम करता है, उसके आगे कोई बहुत स्वार्थ होता है। मन में तमन्ना होती है करने की, किसी के मन में होता होगा कि मुझे भी कभी टिकट मिलेगा, वो स्वाभाविक है, इसलिए राजनीति में है, वरना एनजीओ चलाता हूँ। तो इसकी कोई, मैं इसका दोष नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या वो सचमुच कर रहा है, क्या काम, क्या सचमुच मैसेज जा रहा है? जैसे अगर आपके पास कोई समस्या लेके आता है, आपके एमएलए के पास, एमपी के पास में, मिनिस्टर के पास में, जो अच्छी पार्टियां हैं, जिसके अंदर कांग्रेस भी किसी समय थी, आज भी उनका संवाद अपने लोगों के साथ अच्छा है, तो वो उसकी बात सुनता है, उसका फोन उठाता है, उससे बात करता है, समस्या हल करने का प्रयत्न करता है। समस्या जरूरी नहीं स्वार्थी समस्या हो, समस्या जरूरी नहीं गैर कानूनी समस्या हो, समस्या ऐसी नहीं हो कि मैं अपने घर में इलीगल कमरा बढ़ा रहा हूँ, मेरी मेरी वो पास करवा दो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो भी समस्या है, अगर वो जाता है, उसको लगता है कि मेरे एमपी सुनता नहीं है, मेरे इलाके में आता नहीं है, मिनिस्टर के पीए भी मेरा फोन उठाता नहीं है, और लोकल जो एमएलए वो भी उसके बाद समय नहीं है मेरे लिए, तो जो आम जनता है उसका संवाद क्या है उसके साथ में? आप देखेंगे कि एक तरफ माना गया कि इस समय इतना प्रभाव है बीजेपी का, मोदी जी का इतना प्रभाव है कि जो भी खड़ा होगा जीतेगा। लेकिन हमने पाया इस इलेक्शन में, क्योंकि पहले भी कार्यकर्ता काम करता था तभी बीजेपी जीती ना, 2014 और 19 में। जी। भाजपा का हो, संघ का हो, लेकिन वो कार्य कर रहा था इसलिए जीते थे। लेकिन अगर संवादहीनता का जिम्मेवारी केवल उस पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर किसी कार्यकर्ता का, किसी भी वोटर को लगता है कि मैं कभी पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे एमपी मेरा फोन भी नहीं उठाते, काम तो होता ही नहीं है, मिनिस्टर के पास समय करना नहीं है, आप अगर कार्यकर्ता को बोलते हैं, कार्यकर्ता नहीं, मिनिस्टर बड़ा बिजी है, ये समस्या जब भी आएगी तब उसका कहीं ना कहीं भुगतान होगा। और जनता, ये जो आप कह रही हैं कि भाई ये जो संवादहीनता वहां भी है ना, कि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को समय नहीं है आपकी बस्ती में आने के लिए, अगर उसको बात सुनने के लिए समय नहीं है, वो एक जो रिजेंटमेंट होती है, रिजेंटमेंट कहीं ना कहीं प्रकट होगी, कहीं पर वो डैमेज कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। अगर शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोट से जीत सकते हैं जी। और वो 20 साल तक काम करके लोकप्रिय रहते हैं, 15 साल काम करके, निश्चित रूप से सर्वसाधारण कार्यकर्ता रह सकता है। वाई कार्यकर्ता और citizens should feel that it's very difficult to reach out to the local MP or local MLA और local minister? ये प्रश्न का उत्तर भी बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और उसका जो एक खामियाजा है वो अगले इलेक्शन में आता ही, आप केवल कैंडिडेट बदल दें मनमानी से। हमारी पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए एमपी था, वो ये पार्टी राइवलरी के अंदर शिवसेना बीजेपी के अंदर उसका टिकट कटा, दूसरा आया, वो कॉर्पोरेट से एमपी बना। उसे पहले कुछ समय समझ में नहीं आया, फिर उसे समझ में आया, काम करने लगा, वो कभी उत्तर देता था, कभी नहीं देता था। और वो व्यक्ति लगा कुछ पैर टिके तो उसको बदल के नए को लाया गया, जिसका क्यों लाया गया कोई कारण, कोई लॉजिक नहीं। तो ऐसा और जगह भी हुआ होगा। तो जी। यह जो समस्या है कि ऐसा लगता है कि हम किसी को भी मोहरे को बिठा देंगे, अपनी मर्जी से हिला देंगे,
एक जिसको अभी एरोगेंस वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन हम्म। एक संवादहीनता या माने लैक ऑफ कंपैशन फॉर दैट कार्यकर्ता, फॉर दैट एमपी और लोकल पीपल, वो कहीं ना कहीं प्रकट होता है। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब चीजें ढकी जाती हैं, जब कहीं सामने को अलग प्रकार की नैरेटिव क्रिएट होती है, इस समय चीजें उभर कर आती हैं। और आज मैं ओपनली कह रहा हूं क्योंकि आज इलेक्शन हो चुका है, बीजेपी आत्मावलोकन कर रही होगी, वो भी सोचेगी, लेकिन संगठन के स्तर पर क्या इस प्रकार से अपने आप को नॉन अवेलेबल बताना या बिजी बताना उचित है क्या? और कब तक केवल मोदी जी के नाम पे हम कहते रहेंगे मोदी जी तो मेरे घर अपनी मेरी बस्ती में आके काम नहीं करेंगे, मैं क्यों उनके पोर्टल पे डालूंगा कि मेरे यहाँ पर फलाना स्कूल के अंदर समस्या और पीएमओ मुझे जवाब देगा? क्यों नहीं लोकल व्यक्ति को पता होना चाहिए? क्यों लोकल एमपी और एमएलए एब्सेंट होना चाहिए? ये जो समस्या है, इसका कारण भी इसमें बहुत बड़ा है, और अभी जी समय है इसको सुधारने का। इसके लिए आज मैं कह रहा हूँ, जी। प्राइवेटली मैं जो भी कहना होता कहता हूँ, जिसके कारण कई लोग मुझसे नाराज भी होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक धर्म है, अपना काम है। हम्म। और यानी ये होता है कि आपको मतलब, यानी मुझे समझ नहीं आता कि किसी और पार्टी का कोई एमपी एमएलए आपको समय दे सकता है, 10 में से 8 बार फोन आपका ले सकता है, सब जवाब दे सकता है, और हमारे व्यक्ति का समय नहीं होता, जवाब भी जी। नहीं देता, सामने उसका उत्तर भी नहीं देता। ये सबको पता है, मैं हम्म। ओपनली कह रहा हूँ, सबको पता है। कहीं पर अच्छे एमपी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके बहुत अच्छे संवाद हैं, और अगर कोई काम करने के लिए कतराता है, कोई अच्छी उचित काम करने के लिए भी, यह तो आप जनप्रतिनिधि हैं, जी। लोकतंत्र में आपका काम है ये। तो हाँ, और इसके मोदी लिए जी तो खुद प्रधान सेवक, अपने आप को प्रधान सेवक जब वो बोलते हैं, जो जो सबसे बड़ा लीडर है बीजेपी का, वो अपने आप बिल्कुल, को। और जो जो उनके कान इतने जमीन पे है कि अपनी काशी की हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के हर जगह उनके हम्म। कान रहते हैं, और उनको जो भी फीडबैक मिलता है उसका उत्तर वो कोशिश करते हैं, उसके समस्या का समाधान हो। ये सभी के तो नहीं हो सकता ना, सभी को इसके लिए यंत्रणा खड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप हम्म। बहुत बिजी हैं, आपको एक यंत्रणा खड़ी करनी पड़ेगी जिसमें आपको उत्तर मिले। यदि आप किसी को पूछते हैं, किसी पीए को या किसी पार्टी के व्यक्ति को एक पर्टिकुलर मिनिस्टर से मिलना है, समाज के किसी विषय को लेकर, उसके समय नहीं है, ऐसा वो बात किए बिना अगर मुझे कहता है, तो घोर समस्या है। इसका उत्तर बीजेपी के पास है, संघ के पास नहीं है। संघ वो हम्म। कर नहीं सकता, कितना भी कोशिश करे कर नहीं सकता। तो इसलिए संघ को इस बात में लाना ये उचित नहीं है। लोकतंत्र के अपने अपने सबके नियम है, लोकतंत्र चलाने के अपने तरीके हैं, और जिसकी जिम्मेदारी वो करेगा, और वो कर रहा है। एक चीज में मैं और संघ को बीच में लाऊंगी, क्योंकि क्या है, खाली बात जनता तक पहुंचने की नहीं है। एक एक आरोप ये भी लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ के आए हैं ये चुनाव के बाद में, कि बीजेपी का कैंडिडेट सिलेक्शन गलत था। इतने सारे अलायंस हुए, अनवांटेड लोगों को जिन पे पहले आरोप लगे हुए थे उनको लाया गया, फिर उनको टिकट दी गई। पहले क्या होता था कि ये अलायंसेस होते थे, किसको टिकट दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं संघ का एक मार्गदर्शन होता था। और तो उसके कारण एक एक जो एक वैलिड फीडबैक होता है ना, वो मिल जाता था कि ये पर्सन जो है, जनता में इसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी, क्योंकि संघ जो है जनता से जुड़ा हुआ है, तो वो समझ में आ जाती थी चीजें। इस चुनाव में कहीं ना कहीं वो प्रोसेस मिसिंग था। ये भी बार बार कहा जा रहा है कि अलायंसेज में या फिर जिनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, उस दौरान कोई भी राय ली नहीं गई, भाजपा ने अपने आप स्वयं डिसीजन लिए, तो ये भी बैकफायर कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहें? दीपा जी, आपने जो प्रश्न पूछा इसका उत्तर मेरे पिछले उत्तर में आप देखेंगे तो मैंने एक उदाहरण आपको दे ही दिया था ऑलरेडी, हम्म। कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि जिसका टिकट कटा क्यों कटा, जिसको मिला उसको क्यों मिला। वो वो मिला। भी मेरे मित्र है, दोनों मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं पता। मुझे ये हम्म। पता है कि उससे पहले जिसका पत्ता काटा गया था उसका कारण आंतरिक डिफरेंस हो सकते हैं, प्लस एक अलायंस का प्रेशर हो सकता है। तो जैसे मैंने उसमें कहा था कि एक ऐसा लगता है कि आप मोहरे की तरह किसी को बदल सकते हो, और उसका जो होगा जनता स्वीकार करेगी, ऐसा नहीं है। आप मोदी जी के कंधे पे सवार हैं, मोदी जी के कंधे पे सवार होकर आप इतने साल से सत्ता सुख भोग रहे हैं, एक ताकतवर पार्टी बने हैं, लेकिन अंत में प्रजातंत्र में नीचे के स्तर पर आपका कितना काम है, कितना आप लोगों के टच में है, इसका राजनीतिक पार्टी की सफलता होने न होने में रहता है। शिवसेना के साथ में कई मेरे डिफरेंस हो सकते हैं, शिवसेना को मैं उद्धर उठा के दोनों में फर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओरिजिनल शिवसेना की बात कर रहा हूँ। जी। किसी भी बस्ती में आप जाएंगे, क्यों इतने कभी भी हालात बिगड़ते हैं, क्यों शिवसेना का कॉर्पोरेटर फिर भी जीतता है, ऊपर आ सकता होगा? क्योंकि उस बस्ती के अंदर कोई भी व्यक्ति उसके यहाँ जाएगा तो कोशिश करेगा उसका काम हो, चाल जी। हो, बस्ती हो, जो भी हो, अवेलेबल है। ये हम्म। उसकी जीत का प्रमुख कारण है। कोई भी कांग्रेसी नेता जो किसी भी तूफान में जीतता है, वो शरद पवार खुद होंगे, कमलनाथ की छिंदवाड़ा होगा जो इस बार वो हार गए, लेकिन हम्म।
इसके बावजूद जो लोग उस तूफान में भी लगातार जीते ऐसे लोग हैं जिनका बहुत जबरदस्त कनेक्ट जमीन पर है। उसके अलावा ही कई बार अलग परिस्थितियां होती है, जैसे स्मृति ईरानी जितना काम किया लेकिन हार गई, वो जी, हाँ। एक्सेप्शन है। एज अ रूल जो जनता से जुड़ा है उसको जनता चुनती है, वो जनता से जुड़े रहने का काम उसका है। और आप जब बदलते हैं उस समय लोकल कार्यकर्ता से पूछा क्या, आपने लोकल कार्यकर्ता का फीडबैक लिया क्या? पहले लेते थे, अब जरूरत नहीं लगती क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। चाहे वो उसने लोकल संघ से पूछा कि नहीं पूछा, चाहे उसने लोकल कार्यकर्ता से पूछा नहीं पूछा, ये पता नहीं, लेकिन आपको फुसफुसाहट कहीं से मिलती है। लेकिन जी, ऑफिशियली कोई भी इसके बारे में किसी से लिया गया है, 15 लगभग 15 से 25% लोगों को जो संघ से जो बीजेपी के नहीं थे, नए नए आए थे, उनको टिकट मिले। अभी उसमें ऐसे भी व्यक्ति को टिकट मिला जिसने आरएसएस की साजिश 26/11 को जी, कहा था, हाँ, और जी। व्यक्ति को बीजेपी लेने की कोई आवश्यकता थी ऐसा मुझे लगता नहीं है, लिया उसको। क्या उस व्यक्ति ने माना कि मैंने गलती की थी, मेरी बात गलत थी, उसे मैंने कह दिया? ना तो उसने कहा, ना उसे कहलवाया गया। क्या उसका कमिटमेंट नहीं बनता? अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है जिसने कभी कहा था कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता कि कहे कि मैंने उस समय उस सरकार के प्रेशर में आके बोला, या मैंने गलत सोचा और ये मेरी गलती थी, और फिर वो कहे आज मैं शुद्ध मन से बीजेपी में काम कर रहा हूँ? क्या का नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ। तो जो कार्यकर्ता काम कर रहा है जमीन पर, जो संघ का स्वयंसेवक अपने आप को आइडेंटिफाई करता है बीजेपी के साथ, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचता होगा? ये सोचने का विषय है। इसी प्रकार आपने जैसे बात की कि पूछताछ, अभी जहां पर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हुई पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन कोई मैकेनिज्म है क्या? जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनफॉर्मल मैकेनिज्म है क्या लोगों से पूछने का? अगर आप किसी को बदलते हो, अच्छे भी एमपी को बदलते हो क्योंकि आपको इस डिफेक्टर को रखना है, तो एक सीमा है जब तक आप डिफेक्टर्स को एकोमोडेट कर सकते हो। उससे ज्यादा करने जाएंगे, लोकल कार्यकर्ता जहाँ काम कर रहा है। अभी एक सिनेमा आर्टिस्ट को यूपी में एक जगह टिकट दी गई, उसका कोई बेस नहीं वहां पर, उसका कोई वहां पर काम नहीं वहां पर, जो आज कहीं एक्टिव नहीं है, जो पहले कभी कांग्रेस के साथ भी था, आज मासूम है, चलो ठीक है सुधर गया आ गया, लेकिन क्या उसको वहां के लोकल कार्यकर्ताओं लीडर के ऊपर उसको टिकट देने की आवश्यकता थी क्या? बीजेपी की अपनी स्टार पावर है, ऐसा कोई स्टार था कि आज का ऐसा नहीं था। मुझे पता नहीं जीता कि नहीं जीता, आई एम हार नो हार कॉन्स्टिट्यूंसी गए, नॉलेज। हार गए, हाँ तो हार कोई गए। ठीक है, तो कर होगा दिया। ये। तो कई तरह के समीकरण उसमें ये भी है कि जब मुझे लगता है मेरा अपना कोई व्यक्ति खड़ा है तो मैं एक अलग भाव से काम करता हूँ। मुझे लगता है कि आया कोई बाहर से, क्या उसने आपसे रिश्ता जोड़ा, जोड़ा तो आपको लगता है चलो ठीक है आदमी को देख लेते हैं क्या पता अच्छा निकले। अगर वो भी नहीं हुआ, आदेश केवल आया, तो जो जमीन पे बैठा हुआ कार्यकर्ता है जो अपने तरीके से काम कर रहा है उसको कैसे लगेगा अपनापन कि मैं काम करूं, चाहे बीजेपी का चाहे न हो। और जो वोटर को लगेगा कि अच्छा भला व्यक्ति इसको क्यों हटाया मुझे पता नहीं है। तो ये तो समस्या रहेगी। जहां वो काम नहीं कर रहा आपने बदल दिया, तो उसके बाद में क्या नए व्यक्ति ने कहा कि ये कमियां थी मैं वो कमी पूरी करूंगा, कि केवल व्यक्ति बदल गया, मुझे पता नहीं, वोटर को पता नहीं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ये जी, राजनीति का सवाल है। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है जो आपने प्रश्न उठाया, वो तो अलायंस था ही गलत। उसके राजनीतिक कंपल्शन क्या थे मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि जी। केवल एक व्यक्ति को राजनीति में उसकी स्थिति खराब करने के लिए और ऐसे लोगों को लाया जाए। वो हुई भी नहीं। अगर अभी रिजल्ट हाँ देखो कि हाँ, एक व्यक्ति तो उस वो हाँ, सेकेंडरी इश्यू है, लेकिन क्या उसको उसके लिए पेशेंस ज्यादा उत्तर नहीं था? व्यक्ति 5 साल के अंदर शरद पवार जैसे व्यक्ति इनफेक्टिव हो सकता था, उम्र के हुँ, हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, और अपनी बेटी और भतीजे के हुँ, झगड़े में हुँ, उस झगड़े का फायदा उठा के हम किसी को लाए, और जिसको आपने हमेशा ही कोसा है, कई हुँ, तरह के चार्ज लगाए हैं। जो व्यक्ति उन चार्ज से मुक्त भी हुआ, न्यायालय में हुआ नहीं अलग बात है, लेकिन छवि ऐसी है। ऐसा एक पूरा कांग्रेस का गठ महाराष्ट्र में तो, संघ भाजपा को जितना कांग्रेस ने तंग किया है, जितना ऑप्रेस किया है, वो अद्वितीय है, सबसे जी, अधिक। राइट हाँ, फ्रॉम 1948 गांधी जी की हत्या के बाद में जिस प्रकार से संघ के राजनीति कार्यकर्ताओं को कुचला गया, जिस प्रकार से उनको त्रस्त किया गया, मारा गया, खासकर ब्राह्मणों को, पूना में, सांगली में, कोल्हापुर में एक बहुत बड़ी एक दीवार उन लोगों की इस कांग्रेस के बारे में है। कुछ लोग बदले, कुछ लोग अच्छे थे, पर्सनली अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल आइडियोलॉजी तेरी, जिसके अंदर सेफरन टेरर भी महाराष्ट्र में खड़ा किया गया, है। और आरएसएस जैसी महाराष्ट्र में आरएसएस की साजिश की कहानी लिखी गई, उसको भी अगर संघ ने नहीं चैलेंज किया, मैं मानता हूँ ये कमजोरी थी। जो जी, किताब आई हमने मान लिया, किताब आगे चली गई, लोग बदनाम हो गए, काम था हुँ, कि हम उसको चैलेंज करते कोर्ट में और उसको माफी मंगवाते और हुँ, किताब को स्क्रैप करवाते, क्योंकि झूठ का पुलिंदा थी वो हुँ, एक कहानी है।
लेकिन हम्म, ऐसे व्यक्ति को आप लाए, हम्म, आपको आवश्यकता क्या थी? आपकी पार्टी चल रही थी, हो सकता है शिंदे फैक्शन कमजोर पड़ता, हो सकता है हम्म, कोई वापस जाता, हो सकता है सरकार गिर जाती। जी, जहां तक शिवसेना तोड़कर बनाने की बात थी, वो लोगों के मन में द्वेष था, एक गुस्सा था कि हम्म, एक अलायंस में जुड़ के लोग जीते, लोगों ने वोट दिया कि ये अलायंस जीतेगा और उसकी सरकार बनेगी, वो अलायंस तोड़ के निकल जाता है। हम्म, और वो ऐसे लोग हैं देता है जिसको, जो केवल मुस्लिम वोट से जीत रहा है, शिवसेना। जी, हाँ, ऐसी शिवसेना बन गई, हाँ, ऐसी शिवसेना बन गई जो शिवसेना का भी हिंदुओं के प्रोटेक्शन करने के लिए मशहूर थी, सड़क पे उतरने के लिए मशहूर थी, और अजान के लिए कंपटीशन लगाती है। और बाद जी, में पूरे वोट एक बिल्कुल राजनीतिक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उसको इस इलेक्शन में मिलते हैं। वो मुद्दा अलग है जिस पे आना बहुत जरूरी है। तो केवल हम अपने दोष ढूंढते रहेंगे, केवल बीजेपी की गलतियां निकालते रहेंगे, संघ की गलतियां निकालेंगे, गलतियां कहीं और है, उस पर बाद में आएंगे। ये विषय ऐसा है कि आपने किया तो हम्म, शायद आपको कम नुकसान होता। लेकिन हम्म, आज अगर आपके साथ में अभी इलेक्शन के बाद में किस तरह से लोग हारे या जीते, मैंने उससे पहले कहा था कि अगर ये इलेक्शन में सफल हो भी जाते हैं तो हम्म, भी असेंबली इलेक्शन आते आते युति चलेगी नहीं चलेगी वो हमें नहीं पता। क्योंकि सब चाहते हैं कुछ ना कुछ बन जाए, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, सबके अपने सपने हैं, सभी एम्बिशियस हैं। तब आते आते अलायंस चले नहीं चले, अगर चल गया तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? जो लोग आज आपके एक कड़क वोटर हैं, जो वोट देने को तैयार ही नहीं है ऐसे दल को जिसने लगातार त्रस्त किया है, वो आपको क्या उत्तर देंगे? अगर अब अलायंस टूट गया तो आप किस मुंह से उनको क्रिटिसाइज करोगे अगले इलेक्शन में? तो ये लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, उस समय भी दिख रहा था। बीजेपी हम्म, के लोग बहुत अच्छी पॉलिटिक्स खेलते हैं इसीलिए आप शासन कर रहे हैं, सब मान सकते हैं। हम जैसे लोग जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं है, शायद हम हम्म, सेंसिटिव हो गए, शायद हमें नहीं समझ होगी, बीजेपी वाले बोलेंगे। आप यदि हम्म, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को विषय बताओ तो बोलता है अरे आप बड़े सेंसिटिव हो, आपको पता नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ये डायलॉग मैं पिछले 10 साल में कई बार सुन चुका हूँ। तो जब दोबारा जीतते हैं उनको लगता है देखो ये मूर्ख कैसे बोल रहा था, उनको ही लगता है हाँ, हमें समझ नहीं है। तो मानिए हम्म, हमें समझ नहीं है, लेकिन हम्म, जिस तरह से वोटर वोटिंग बूथ से बाहर आए वापस, गए नहीं वोटिंग देने, क्योंकि हम्म, ये जो डिफरेंस है ना कांग्रेस परिवार और संघ और बीजेपी का, ये बहुत गहरा है। जी, वहां पर समाजवादी एक गुट होता था, इतना प्रेशर था, घना हम्म, द्वेष था राष्ट्र सेवा दल के लोगों का, कि हम्म, आप वहां के जर्नलिज्म में, मीडिया में अगर आप संघ के पता चला, आपको एक हम्म, पर्टिकुलर लेवल के बाहर के ऊपर जा ही नहीं सकते, आपके जी, प्रधान संपादक बन ही नहीं सकते। हम्म, यहाँ तक कि पूना के अंदर 4 साल पहले जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई, मुझे कश्मीरी मिला, उसने हम्म, कहा कि मैं कश्मीरी हिंदुओं पे पीएचडी करना चाहता हूँ। पूना के महाविश्व ये विश्वविद्यालय ने, कि जो भी डिपार्टमेंट है उसने मना किया। ये हम्म, मैं आपको 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इतना महाराष्ट्र के अंदर ये आइडियोलॉजिकल एक हम्म, एक झगड़ा है, एक संघर्ष है। उसके अंदर जीत के बीजेपी टॉप पे आती है, उसके बाद में फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज करती है, लोग हम्म, वोट नहीं देते। तो दोस्तों आप दे नहीं सकते ना लोगों को, जी, आपकी सेंसिटिव नहीं है, जनता को आपने पूछने की आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि आप राजनीति खेलना जानते हैं। लेकिन जनता के अपने भाव है, जिन्होंने इस संघर्ष के काल में ये सारा संघर्ष करके यहाँ तक पार्टी को लाया है, वो बीजेपी के लोगों को ही पता है। तो कहीं गलती हुई है और उसका खामियाजा कुछ समय तक भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से। और खामियाजा भुगतने का तरीका यही है कि आप अधिक हम्म, जल्दी से जल्दी करेक्टिव मेजर लें, जल्दी जल्दी लोगों तक जाएं, अपने समर्थकों तक जाएं, उनको विषय समझाएं, अपने संगठन को रिट्यून करें कि भाई आपकी रीच क्यों नहीं है, कि आप लोगों से बात नहीं करते। एमपी और मिनिस्टरों को पूछें कि भाई आप जनता में क्यों नहीं जाते, अगर जाते हैं तो किनके पास जाते हैं, हमको तो पता नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये इसके ऊपर अध्ययन करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो आप बोल रहे थे कांग्रेस का अभी ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला नहीं वोट देने के लिए। अभी परिणाम ये हुआ कि अगर हम रिजल्ट देखें 2024 का और महाराष्ट्र की सीट देखें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी 13 सीट के साथ वहां पे। और जैसे मैंने कहा, देखिए दीपा जी, खामियाजा तो भुगतना था, और ये भी हाँ, पता था कि मल्टी कर्नट कॉन्टेस्ट है इन दैट पोल, टू पोल्स हम्म, ऑफ महायुति एंड ये कांग्रेस शिवसेना वाला, वास्तव में दो पार्टियां नहीं थी ना, जी, दो एनसीपी, दो तो शिवसेना, शिवसेना, कांग्रेस के कुछ लोग, कोई कांग्रेस के लोग बीजेपी में, कोई कांग्रेस के लोग बाहर, ये हम्म, सारा 1-2% वोट से भी सारी सीटें घूम सकती हैं। तो बीजेपी का वोट देने, लोग वोटर देने गया कि नहीं दे गया? आपको ऐसे किस्से देखे होंगे जहां लोग बोलते हैं मेरी सिंबल नहीं है, मुझे कमल हाँ, का फूल चाहिए, मुंबई में लोग कोई कह बोलता रहे है मेरी, थे हाँ लोग बोलते हैं सिंगल, मेरी मेरी घड़ी कहाँ पर है। तो जो हाँ, इस तरह के लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ऑफ सिंबल एक्सेट्रा, और इतने कंफ्यूजन में जहां पर 5 तरह के आपको लोग दिख रहे हो, वहां पर 1-2% से ही वोट का फर्क पड़ सकता है। और हो सकता है कि बीजेपी की युति को ज्यादा वोट सीटें मिल जाती, जस्ट अ जी, क्वेश्चन ऑफ 1-2%।
जी। वोटर निकला नहीं निकला ऐसा नहीं है, निकलता तो भी 1-2% से कोई भी सीटों का हेरफेर हो सकता था, क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट बोल सकते हैं। तो इसके कारण अगर वो गया कांग्रेस, अगर जीता तब भी असेंबली का प्रॉब्लम आने वाला था, तब भी हुँ, अगले इलेक्शन का प्रॉब्लम वाला, तो भी जो एक मन में बीजेपी के सपोर्टर के मन में जो रोष है, एक हताशा है, वो फिर भी होने वाली थी। जी। ये किस्मत की बात है कि 5-7 सीटें इनकी कम निकली या 10 सीटें कम निकली, ये घूम हुँ, सकता था। अगर हुँ, ओवरऑल वोट देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, वोट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन हुँ। उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो व्यक्ति जो वोट देने गया, जिसको घड़ी ही चाहिए, वो वोट हाँ, देने गया, जिसको हाथ ही चाहिए, वो जो वोट देने गया, उसको धनुष बाणी चाहिए। तो हुँ। जी। नेचुरली वो समस्या उससे अधिक थी ना, कंफ्यूजन तो हमारे ही लोगों ने की ना, राजनीतिक पार्टी ने। तो एक महाराष्ट्र का जो जिसको मडल्ड वाटर कह सकते हैं, उसके हुँ, अंदर सभी लोग शामिल हैं। तो हुँ, उसके कारण ये खामियाजा, मैंने जैसे कहा कि लोकसभा में न भी होता तो आगे हुँ। होने वाला ही था। अच्छा हो गया लोकसभा में हुआ, महाराष्ट्र हम उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, उसको करेक्टिव मेजर ले सकते हैं। हाँ, वही वो और अभी अभी तो आ ही रहे हैं विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के आ ही रहे हैं। आप अब इसमें देखिए, स्पष्ट रूप से हुँ, बेशर्म होके कहना हुआ, कम्युनल बन के कहना हम तो कम्युनल है ही, ऐसा माना ही जाता है। हाँ तो जी। ये वो प्योरली पोलराइजेशन पे किया गया, खासकर हुँ, यूपी में, और जी। महाराष्ट्र में भी हुआ। हुँ, जैसे मैंने कहा कि बाकायदा मीटिंग्स के अंदर बताया गया मुस्लिम समाज के अंदर कि इस व्यक्ति को वोट देना, इस व्यक्ति का ये सिंबल है, इतना एजुकेशन उस समाज को दिया गया। हुँ। नॉर्थ ईस्ट का जो एमपी खड़ा हुआ था बीजेपी का, सब जगह जीत रहा था, कहीं थोड़े कम वोट से हार रहा था। केवल एक हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहां के कानपुर शिवाजी मुस्लिम नगर। बहुल समाज, हाँ, 1,18-19 हजार के वोट मिले, एक हुँ, मुश्त वोट जो दिया उन्होंने। और हुँ, मजेदार बात है, ऐसी पार्टी को जो उनकी दुश्मन थी, उन्होंने स्ट्रेटेजिक वोटिंग की। यस। दूसरी ओर हुँ, हिंदू समाज बटा हुआ है। हिंदू हुँ, समाज को आप राजपूत के नाम पे लड़वा लो, क्षत्रिय का अपमान हो गया उस पे लड़वा लो, सब हुँ, सोशल मीडिया पे लड़वा लो, और ब्राह्मणवाद हो गया, ओबीसी अन्य ओबीसी हो गया, ये सारे प्रकार के जितने प्रकार के डिवीजन करने तो करने में सफल रहे। तो एक तरफ यूनाइटेड मुस्लिम, एक तरफ बटा हुआ हिंदू, जी, जातीयवाद के ऊपर बटा हुआ हिंदू, तो उसमें सफल रहे। तो उसके जी। कारण बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता ना करता, महाराष्ट्र में अलायंस होता नहीं होता, ये फैक्टर तो है ही ना। हुँ, हम जी। गलतियां ढूंढ सकते हैं, बीजेपी में गलती ढूंढ सकते हैं, संघ में गलती ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो एक समाज को तोड़कर वोट का एक वोट बैंक खड़ा करना, वो जो हुँ, हुआ है, और जिसका जी, आगे जाके बहुत नुकसान हो सकता है। हुँ, अग्निवीर के अंदर तुम ब्राह्मण थे कि तुम पिछड़ी जाति के थे, तुम्हारा तुम्हारा हुँ, जो मालिक है ब्राह्मण है कि पिछड़ी जाति के, ये व्यक्ति कह रहा है जिन्होंने हुँ, 60 साल तक शासन करके ये जातिवाद को तोड़ा नहीं, समाज हुँ, के अंदर उनको उचित स्थान देने में रिजर्वेशन होने के बाद भी उसका लाभ दे नहीं पाए। जहां पर सच्चर कमेटी उनके 70 साल के शासन काल में कहती है कि मुस्लिम सबसे पिछड़ा समाज रहा, उसका जी, उत्तर कौन देगा? हुँ, राइट टू एजुकेशन के अंदर माइनॉरिटी को से दूर रखना, तो हुँ, जो क्रिश्चियन समाज के साथ उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है, जो समर्पित भाव से कन्वर्जन का विचार छोड़ भी दे, समर्पित भाव से एक हुँ, पावरफुल एजुकेशनल सिस्टम जिनके पास है, उनको आरटी से मुक्त क्यों किया गया है? क्या उनका हुँ, समाज के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो जी, ये जो डिवीजन करने का प्रकार है, ये बहुत खतरनाक है, और हुँ, इससे बचना पड़ेगा। कांग्रेस कुछ भी कर ले, हुँ, ऑपोजिशन कुछ भी कर ले, इस प्रकार से समाज को जाति में बांटना, हिंदू समाज एक तरफ कहना मेजोरिटेरियन है, हुँ, और दूसरी जी, तरफ आप कह रहे हो कि आप जी, हुँ, आप तो जाति, आपकी जाति अलग, आप छोटे हो बड़े हो, आपने हुँ, छोटा बड़ा किया, आपने उनको स्थान नहीं दिया, आपके रिजर्वेशन काल में सब हुआ नहीं। ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध आपने किया, कास्ट सेंसस का विरोध आपने किया, आज आप हुँ, अमीर गरीब का किस्सा खड़ा कर रहे हो, 1960 की संस्कृति जो कम्युनिज्म की बातें दोबारा कर रहे हो, ये कहाँ हुँ। लेके जाएगा समाज को? ये सोचने की बात है। तो अभी चलते-चलते क्विकली आपकी सलाह भाजपा को महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए क्या होगी? क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, इतने चुनाव देख चुके हैं, तो बहुत कम टाइम है उनके लिए करेक्शन करने का, तो क्या उनको करेक्शन या किस जगह उनको काम करना चाहिए? देखिए, मैं तो सलाह देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म जितना बीजेपी में है, चाहे वो हुँ, फीडबैक जाए किसी टैक्स के बारे में, किसी कानून के बारे में, वो फीडबैक तुरंत उसके ऊपर बीजेपी सरकार भी रिएक्ट करती है अगर पहुंच जाए उन तक विषय, और वो हुँ, अपने संगठन के अंदर भी उसके लिए पुनर्विचार करते हैं। तो मुझे हुँ, लगता है ये जो सबसे बड़ा सबक है इसके अंदर, जो हुँ, इस पार्टी के संगठन के अंदर जो ढिलाई आई है, जो एक हुँ, सुस्त होने की बात क्या आई है? है, हुँ, तो उसका परिणाम बीजेपी को दिख रहा है, और हुँ, निश्चित रूप से करेक्टिव एक्शन लेगी, ऐसा मेरा हुँ, विश्वास है। सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। जब हुँ, पार्टी को टर्न अराउंड करना होता है, इतनी फ्लेक्सिबल संस्था है कि ये 2 महीने में टर्न अराउंड कर सकती है।
अगर जी। आज से मीटिंग लेना शुरू अगर हर स्तर पे मीटिंग ले सकती है, इतना संगठन का स्ट्रक्चर बड़ा है, और हुँ, जो नहीं है पार्टी में उनसे भी बातचीत कर सकती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीकनेस है या जो हुँ, ढिलाई आई है, शिथिलता आई है, उसको दूर करने के लिए बीजेपी को दिख रहा है। हुँ, इंक्वायरी कमेटियां बिठाई है, मैं नहीं मानता इंक्वायरी कमेटी है आत्म हुँ, से होगा ये। बेसिकली सैबोटाज की बात सब झूठी है, कोई सैबोटाज नहीं है। हुँ, स्पष्ट रूप से संवादहीनता है, स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, और हुँ, एक एक ऑर्गेनाइजेशनल एरोगेंस है कि हम कुछ गलत कर नहीं सकते। जैसे हुँ, मैंने कहा कि मुझे जब मैं ये कोई विषय उठाता था पिछले सालों, तो बोलते थे शारदा जी हुँ, बहुत सेंसिटिव है, हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। हुँ, तो आज मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी कुछ कमजोर पड़ी है, बीजेपी की सीटें अपेक्षा से कम आई, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको हुँ, सामने देखना चाहिए, और ये समय से पहले इसका सुधार होना चाहिए। आपको फीडबैक मैकेनिज्म दोबारा स्टेब्लिश करना पड़ेगा। हुँ, कार्यकर्ता कौन काम कर रहा है उसकी पूछताछ नहीं होती। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ, सडनली कोई आता है वो छा जाता है, उसको कमेटी में जगह मिल जाती है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी हो गई है कि उसको हुँ, समेटना, उसको सबको साथ में कमेटी में लेना आसान नहीं है। लेकिन ये सेंसिटिविटी अपने कार्यकर्ता के लिए और एक जो हुँ, संवाद दोबारा स्थापित करना, इसके लिए हुँ, बीजेपी तुरंत एक्शन ले सकते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं लगता। वहां पर हुँ, भी बहुत समझदार लोग हैं, और कभी कभी ओवरसाइट हो जाती है, और एक अपने खुशी के माहौल में हमको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, तो कहीं झटका भी लगता है, तो ये एक छोटा सा झटका है, मैं मानता हूँ। क्योंकि जी, तीसरे टर्म में चुनकर आना और वो एनडीए भी को बड़ी फिर भी बात है। मेजोरिटी लाना और वोटिंग परसेंटेज नहीं गंवाना, ये करते हुए हुँ, नए नए क्षेत्र के अंदर विजयी होना, चाहे उड़ीसा हो, बहुत बड़ी बात है। उड़ीसा के अंदर हुँ, कांग्रेस प्रमुख ऑपोजिशन था, हुँ, 15-20 साल के प्रयत्न में बीजेपी मेन ऑपोजिशन बनी है, जीत कर आई है जी, कंसिस्टेंटली। सिख हुँ, अरुणाचल में तीसरी बार आई है। उन्होंने हुँ, हैदराबाद समय पे आंध्र प्रदेश में अलायंस किया, वहां पर हुँ, उनकी जीत कर आई है। जहां जहां उनको सफलता जो विधानसभा में मिलनी थी, बाई इलेक्शन की सफलता है, ये सारी मिली है। तो एक हुँ, छोटा सा झटका है जिसका बहुत आसानी से बीजेपी अपने संगठन को फिर से टाइट करने का, फिर से लाइवली करने का कर सकती है। कोई उनको सलाह की आवश्यकता नहीं है। हुँ, मेरा तो हुँ, मन में यही है कि हुँ, जो हिंदू समाज इतनी जल्दी आसानी से सारे काम भूल जाता है, जिसको नून तेल लकड़ी के फेर से बाहर ही आता नहीं है, जी, और बाद में वो बोलता है कि भाई मोदी ने क्या किया, संघ ने क्या किया, संघ वाले लोग क्यों निकले। भैया आप निकल जाते, हाँ, वोटर को किसने रोका था। आप बिल्कुल, नोटा डालकर आते, आप बीजेपी के जो वहां बैठे हैं, वार्ड के बाहर बैठे हैं, उनको 4 गालियां देकर आते, वोट डालते आप। क्योंकि आप निकलते तो देख रहे हो मोदी जी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। आप तो हुँ, देख रहे हैं कब जीवन स्तर बदला, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, आपकी लाइफ बदली है, तो देखा ना उन्होंने। कोई जी, बीजेपी वाला आके बताएगा। हुँ, कमियां तो हर काम में, तो नहीं, 10 साल में 70 साल से अधिक काम करने वाली एक एक गवर्नमेंट, ऐसा प्रधानमंत्री, उसके नीचे ऐसे मंत्री काम कर रहे हैं, वो क्या जनता को जाके बताने की बात है। मंदिर कब बनाओगे, आप मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, कुछ कर नहीं रहे, राम मंदिर के लिए बन गया तो बोलते हैं बना दिया, क्या बड़ी बात है। हाँ जी, लेकिन एक विश्व में पहली बार एक हुँ, हराई हुई सभ्यता ने पहली बार अपने स्थान पर पुनर्निर्माण किया, ये हिस्टोरिक बात है। ये हमारे समाज को बताने की आवश्यकता है। नहीं जी, हुँ, मेरे आगे से नाली निकल गई, मेरा मकान तोड़ दिया, इसके लिए आप ऐसे व्यक्ति को जिताते हो जिसने वहां पर कत्लेआम चलाया कार सेवक का। हुँ, लोग कहते हैं वोटर को दोष मत दो, मैं दोष नहीं देता, इसलिए मैंने पार्टी को, संगठन को, लैक हुँ, ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग, इसको मैंने पहले दोषी बनाया। लेकिन हुँ, कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भी नैतिक सोचना चाहिए जिम्मेदारी कि क्या हुँ, एक जिन्होंने 2014 में जागे, इतने सालों के बाद में, जिनको ध्यान में आ रहा है कि में सांस्कृतिक संस्कृति हलास हो रही है, ध्यान में आ हुँ, रहा है कि कुछ काम नहीं हुए। ठीक है, मंदिर का कंट्रोल आज तक हिंदुओं को नहीं दिया, लेकिन हुँ, हिंदू के मन में एक धार्मिक जागृति, स्पिरिचुअल जागृति, और 30 स्थानों का पुनर्निर्माण किया, जिसके कारण तरुण भी वहां जा रहे हैं, जी, जा जाके सेल्फियां ले रहे हैं, जाके दर्शन कर रहे हैं, भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। गीत ये गा रहे सारा हैं, जो भारत में जो हुँ, हिंदू धर्म का वातावरण बना, इसका क्रेडिट हम देंगे कि नहीं देंगे मोदी जी को, कि केवल ये सही ढंग से नहीं हुआ, शास्त्रोक्त नहीं हुआ, इसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो एज अ वोटर हमारी जिम्मेवारी है, कल को अगर परिस्थिति बिगड़ती है, मान लीजिए राहुल गांधी आ जाते और हुँ, सर्वे करवाते और बोलते हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या हम हुँ, फ्री भी बांटे के बाद में सारा देश कर्ज में डूब जाएगा, वेनेजुएला बन जाएगा, ये हमारे हुँ, वोटर को स्वीकार था क्या। उतना तो वो सोच वोटर ही नहीं नहीं, हाँ, इसीलिए लकीली उतना नहीं आलस किया, इतना घर में नहीं बैठे, या वोट हाँ, दिया तो सोच के वोट दिया, वहां तक परिस्थिति नहीं पहुंची। पर क्या हमारा ये नहीं है, क्या हमारे सुज्ञ जो पढ़े लिखे लोग हैं इसके बारे में सोचे कि ऐसी हुँ, ऐसी पॉलिसीज जो समाज को तोड़ रही हैं,
जिसके अंदर वो मुसलमानों को और माइनॉरिटी के नाम पे स्पेशल राइट्स देने के लिए ओपनली कह रही हैं, जिसके हिंदू समाज को मेजोरिटेरियन बता रही हैं, जिसके अंदर हिंदू समाज को हिंसक बताया गया, हिंदू समाज को टेररिस्ट बताया गया, और उसको कहा गया तुम्हारा हक नहीं है, माइनॉरिटी को हक पहले देंगे। जी। मैं तो मनमोहन सिंह को कोट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। उसको हम्म। केवल माइनॉरिटी शब्द का, हमने तो सब माइनॉरिटी कहे भैया, लेकिन हम्म। आप भाषण में तो यही कहते हो। आपने कर्नाटक में मुस्लिम कोटा लाया, आपने तेलंगाना में मुस्लिम कोटा लाया, आपने बंगाल में आपके साथियों ने लाया, ये दिख रहा है आपने को। इसके बावजूद क्या हिंदू हिंदू वोटर ये सोचेगा कि नहीं भाई मैं तो सब ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि मेरी तो सैलरी भी अच्छी चल रही है, गाड़ी भी आके, रोड भी अच्छे बन गए, काम था रोड बनाना, क्या एहसान हम्म। किया नितिन गडकरी ने। हम्म। तो तो ये जो बड़े पहले तो हम रोते हैं जब मिलता है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो प्रजातंत्र में जनता का उनका। भी उतना ही रोल है, इसलिए प्रजातंत्र बोलते हैं। हम्म। तो प्रजातंत्र में जनता का भी उतना ही, जहां अधिकार है वहीं उसका कर्तव्य भी है कि सब है। उचित लोगों को चुने। अगर उचित लोग आपके यहाँ नहीं है, आपने हराया, अच्छा किया, उचित लोग को चुने, लेकिन हम्म। वोट करें। अगर वोटिंग परसेंटेज 44%, 43% लज्जास्पद नहीं है हमारे लिए। जी पूना बिल्कुल। बम्बई जैसे पढ़े लिखे इलाकों में आप हम्म। वोटिंग का, आप छुट्टी के दिन वोटिंग है इसलिए आप घूमने जाते हो। और एक हम्म। बात और जो मैं कही नहीं, लेकिन क्या ये उचित है कि आप इलेक्शन पूरी गर्मी में चलाते हैं, 44 हम्म। दिन चलाते हैं, और उसके हम्म। अंदर इतनी भरी गर्मी के अंदर आप, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन के कई व्यक्ति बेचारे हीट वेव में मारे गए। तो जी। क्या ये उचित है? क्या हम्म। जरूरी था 7 फेज में करना? अगर पहले 6 फेज में होता था, आज अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई है, केवल कुछ इलाके छोड़ के, कुछ आराम से हो नक्सल सकता इलाके, जम्मू है। कश्मीर, बंगाल, जो हिंसक इलाके हैं, इनको छोड़ के, बाकी हम्म। जगह नॉर्थ ईस्ट छोड़ के, बाकी जगह आपको कंट्रोल करना है गुरिल्ला वगैरह को, बाकी जगह हम्म। हमसे इलेक्शन तो शांति से होते हैं आज। क्या जरूरी था बिल्कुल। इतना एक्सटेंड करना, हर बार वीकेंड पे कोई इलेक्शन हो? आप सारे हम्म। साथ चुनिए, या फ्राइडे को है या मंडे को है, तो आप पूरा वीकेंड दे रहे हो लोगों को। और जी। हमारा वोटर बोलता है कि गवर्नमेंट तो आती रहेगी, जाती रहे, को हम नृप भय हमें क्या हानि, हम और तो हम तो चुप। वोट देने नहीं जाएंगे। वोट हाँ। लाइन लगी है हिल स्टेशन के ऊपर, कार्य चलने की जगह नहीं है, और वो हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। वोट देने ऐसे नहीं चलेगा ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से मतलब है, बाकी कोई कर्तव्य हम में से किसी को ध्यान हाँ नहीं हाँ। देता। वही फोकस है कि नहीं, हमको वोट। अभिव्यक्ति छोड़िए, मैं सड़क पे हाँ, गलत कार पार्किंग करूंगा, उल्टी साइड से आऊंगा, वो कर्तव्य, नागरिक हाँ, कर्तव्य मेरा वो नहीं है। मेरा अधिकार है। वो मेरा अधिकार है, लोकतंत्र है। ये हम्म। डिसेंट है कि मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव क्यों, राइट हैंड ड्राइव क्यों नहीं है? ये कोई डिसेंट है आपका? आप हम्म। सड़क कूद के जाएंगे, शराब पी के चलाएंगे, फिर बोले पैसे वाले लोग, 1-1 करोड़ की ट्रेनों में गाड़ी है, ट्रेन में डबल भद्दे ट्रिपल डाल पार्किंग करके रील करेंगे, भी बनाएंगे, वो रील भी बनाए हमको आजकल तो ट्रेन बढ़िया जाएगी, वहां आप कचरा डालेंगे, आप मेट्रो में जाके भद्दे डांस करेंगे, आपका जी। कोई कर्तव्य नहीं है? तो एक नागरिक के नाते हमें भी सोचना होगा कि एक अच्छा हम्म। देश, एक अच्छा प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है, उसके अंदर जो आपका कर्तव्य भाव जगाया है, अगर वो न भी हो तो हमारा काम नहीं है कर्तव्य भाव से अपना काम करें, हम वोट डालें, हम अपने, जहां गलत काम हो रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके अपनी बात रखें, खड़े रहना जाके, ये सारा जो करना पड़ता है। अगर हम्म। कोई नहीं मानता, मोर्चा लेके एमपी के घर पहुंचे भी, क्या लगा के रखा है, जो भी हम्म। करना है। जी। जैसे मैंने कहा कि शुरू में कि गुरुजी ने जब जनसंघ के समय जब कार्यकर्ता दिए, उन्होंने कहा कि राजनीति केवल एक पार्ट है समाज जीवन का, सब कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन उस पार्ट में अगर कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसके अपने कर्तव्य है, लेकिन एज ए नागरिक समाज के सारे क्षेत्र में हमारा भी कुछ रोल है। जी साल बिल्कुल। में, चलो साल में 2 इलेक्शन आते होंगे आपके, 3 हम्म। आते होंगे, कॉर्पोरेशन, असेंबली और लोकसभा, नहीं एक वन नेशन एक वोट नहीं होता मान लीजिए, तो क्या ये भी हम्म। हमारे लिए बहुत मुश्किल है? तो ये जो समस्या है, हमारी अपनी भी समस्या है, हम अपने को डिसिप्लिन नहीं करते, हम अपने आप को, अपने आपके अपने कर्तव्य को हम नहीं पहचानते, केवल हमें कानून तोड़ने का भी अधिकार चाहिए, हमें रिश्वत देने का अधिकार चाहिए, लेकिन रिश्वत नहीं होनी चाहिए। जी। हम हवलदार को हाथ पैर जोड़ के 100 रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन हाँ। हम तो कानून तोड़ेंगे। फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, हमारा देश सर्वोत्कृष्ट क्यों नहीं है, क्या कर रहे हैं राजनीति वाले लोग, क्या कर रही है कांग्रेस, क्या कर रहा है बीजेपी? करप्शन खत्म ये तो नहीं नहीं, हो। हमारा बनता ही नहीं है ना। अगर हम वोट नहीं देना चाहते, सब कहने का हमें कोई अधिकार नहीं। जी बिल्कुल। तो हमको समय देने के लिए रतन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और एक अलग धन्यवाद। पर्सपेक्टिव हमको मिला कि क्योंकि सारे लोग दोष जो है वो बीजेपी, आरएसएस वही चल रहा था, लेकिन आपके कन्वर्सेशन से बहुत सारा अलग पर्सपेक्टिव निकल के आया, इसलिए बहुत-बहुत जो धन्यवाद। मैंने कहा, मेरा स्ट्रक्चर नहीं था, मैंने कल सारा दिन मैं टीवी पर था, मैं सारा देख रहा था, और हुँ। मैंने ये ये कहने के पहले 2 दिन पहले एक आर्टिकल डाला है, कैन वी हुँ। रिटर्न टू सेम पॉलिटिक्स, जिसमें ने जी। कहा कि जो एक हमने बहुत एक कटुता लाई है सामाजिक जीवन के अंदर। हम टीवी हुँ। पे झगड़े करते हैं, न्यूज़पेपर में झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हुँ। एक्सट्रीम भाषा का उपयोग करते हैं,
हम किसी की बात सुनते नहीं, हम राजनीति के नाम पे छिछालेदारी करते हैं, माँ बहन करते हैं पब्लिक स्पेस के अंदर। क्या ये उचित है? क्या हम लॉजिकली चर्चा नहीं कर सकते? लॉजिकली नीतियों का उत्तर या नीतियों का हम ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकते? जब तक वो नहीं होगा, जब हम कूल डाउन नहीं करेंगे, तब तक ये अभी, क्योंकि राहुल गांधी को ये नेगेटिव राजनीति से सफलता मिली है, शायद उसी दिशा में जाएगा। भुगतेगा कौन? देश भुगतेगा, समाज भुगतेगा। नेगेटिव राजनीति नहीं चलेगी। आप पॉजिटिव राजनीति चलाइए। आप ये सारे जो लूनी लेफ्ट के चक्रों में पड़े हैं उसको छोड़िए। इतने अच्छे अच्छे नेता आपके बाहर गए, जिनको बचे उनको लेके आप काम करिए। आपको कुछ थोड़ी सफलता मिली है, आप और सफल हो, लेकिन पॉजिटिव राजनीति सफल हो। ये नेगेटिव राजनीति से और चिल्ले चल्ले की राजनीति से बाहर आना बहुत आवश्यक है। पहले भी झगड़े होते थे, पहले भी कटुता होती थी, लेकिन कभी भी सार्वजनिक जीवन की देश के शालीनता छोड़ी नहीं है। हम्म लोग मोदी जी को दोष देंगे, ये भूल जाते हैं कि मोदी जी को 2000 से लेकर लगातार जिस तरह से उनकी बेइज्जती, उनकी जिस प्रकार से अपमान किया गया, जिस प्रकार मजाक उड़ाया गया, उसका कोई सानी नहीं है। आप मोदी जी के 2-4 वक्तव्यों को लेकर आप उनको क्रिटिसाइज कर सकती हैं, लेकिन कितने और इन्होंने किस प्रकार व्यवहार किया, किस प्रकार से महिलाओं का, खुद कांग्रेस की महिलाओं का कांग्रेस में अपमान हुआ, ये किसी छुपा है, आपके अंदर महिलाओं का अपमान हुआ है, और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे टीवी पर जाके, फिर बोलेंगे व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट दैट। भैया व्हाट अबाउट तो हो गया, हमारा क्या काम है? अगर मैं टीवी के ऊपर बहस करता हूं, मैं कभी भी अपनी शालीनता छोड़ता नहीं हूँ। एक्सेप्शनली कभी 10 साल में 1-2 बार छोड़ी होगी, कभी कभी मैंने तुरंत माफी भी मांगी है, तो क्या बाकी लोग नहीं कर सकते? अगर 10 साल के सामाजिक जीवन के अंदर जो ओपन है, बाकी तो मैंने कई साल काम किया समाज में, कोई ये नहीं कह सकता कि व्यक्ति बेसिक पैर की बोलता है तो बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। जो समाज जीवन में, जो राजनीति में, उनका तो आधा और अधिक कर्तव्य है। तो ये जब तक हमें नहीं समझेंगे और केवल नेगेटिविटी की बात करेंगे, शोर मचाएंगे, और ताकि सही बात लोगों तक पहुंचे ही नहीं। डिबेट में हो क्या रहा है कि जो कोई व्यक्ति ढंग की बात करता है उसको इतना चिल्लाओ कि उसकी बात दब जाए उसके अंदर। जी तो ये उत्तर नहीं है। ये 2013 से फैशन चला था कांग्रेस का कि कठिन प्रश्न पूछे तो शोर में उसको दबा दो। चिल्लाना कहीं पर शुरू बीजेपी ने भी ये टैक्टिक की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ, जहां तक होता है, मैंने तो जब बीजेपी का एरोगेंट बात करता हूँ उसको ही मैं टोकता हूँ। क्योंकि हमारा एज ए रिस्पॉन्सिबल नागरिक हमारा भी कर्तव्य है कि भैया आप शालीनता से रहो, शालीनता रखो समाज जीवन में। आपको जो कहना है शालीनता से कहो, तर्क से कहो। अगला कैसे उसका उत्तर देना, आप देखिए अपने आप लोग धीरे धीरे बोलेंगे। अगर मैं जी बोलता हूँ, लोग टोकते हैं, लोग मुझे बताते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया, तो फिर भी लोगों के ध्यान में आया ना विषय। हाँ, क्योंकि टीवी इसीलिए डिबेट तो आजकल सिर्फ सब्जी मंडी जैसा हाल हो जाता है, एकदम भाजी मार्केट जैसा थोड़ी सिचुएशन। सैनिटी आ रही है, लेकिन वो सैनिटी रहनी चाहिए। अगर बोलने का मौका मिलता तो भी नेगेटिव बात करना, गाली के साथ बात करना, तू मैं करना, तू कौन, तेरी क्या औकात है, ये सब बातें गलत है। और मोदी जी और वहां से लेकर हर नेता के बारे में इस तरह की बातें करना, लोगों के चरित्र की बातें करना, महिलाओं का अपमान करना, सारा गलत है। और ये इससे बाहर नहीं आएंगे तो जो मर्जी जीते, समाज के अंदर वो एक पॉजिटिविटी नहीं आएगी। समाज पॉजिटिव होगा तभी, अगर मोदी जी की सफलता रही इसलिए कि समाज जीवन में पॉजिटिविटी लोगों के मन में आई है। लोगों को लगता है कुछ देश सुधर रहा है, समाज सुधर रहा है, हम सुधर रहे हैं, हमारे विश्व में एक स्थान बन रहा है, ये ध्यान में आ रहा है। इसके लिए लोग मोदी जी के साथ हैं। जी इसलिए साथ में नहीं है कि उनके तो थोड़ी तनख्वाह बढ़ गई यार, कहीं पर बाहर उनको आसानी से टूरिज्म मिला। उनको लगता है कि मेरा स्थान बना विश्व के अंदर, मेरा स्थान, मेरा डिग्निटी मिली, मुझे गरीब को लगता है मेरे को डिग्निटी मिली। यह जो एक पॉजिटिविटी का वातावरण है उसको हम कायम रखेंगे, तो जो भी सत्ता पर आएगा वो किसी का नुकसान नहीं सोचेगा। आज जी हिंदुओं के पीछे लगातार पड़े हैं, हिंदुओं के मंदिरों के पीछे पड़े हैं, हिंदुओं के पीछे पड़े हैं, कानून ऐसा लाना चाहते हैं कि हिंदू सेकंड क्लास ही रहे। तो ये तो रोकना पड़ेगा, इसके लिए असर्टिव होके बात करनी पड़ी, वो भी हम करेंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद रतन जी आपका, धन्यवाद और जी। ऐसे और विषयों के लिए हम फिर आपको परेशान करते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार जी, धन्यवाद।